चलो let's move ahead with fluid statics. I guess this will be fluid statics part 10. So okay, चालू करते हैं. Hello and hello. Okay, fine. Okay. चलो भाई, पॉइंट फोर्स की थ्योरी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं. एंड नाउ लेट मी टॉक यू टू द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस. दिस केस इज द केस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर. नाउ यू माइट से कि सर आइस तो फ्लोट करती है पानी में, उसमें इंटरेस्टिंग क्या है? आप टाइटैनिक वालों से पूछ के देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होता है. तो हम इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने वाले हैं कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, आइस उसमें फ्लोट कर रही है और धीरे 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 आइस मेल्ट हो जाती है, तो वी जनरली एक्सपेक्ट कि बर्फ़ पिघलने से जल स्तर बढ़ता है. तो आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, उससे आइस मेल्ट होती है, ओशंस राइज होते हैं और बॉम्बे जैसी जो कोस्टल सिटीज़ होती है उनको खतरा रहता है. अब उसी को हम थोड़ा सा एनालाइज करने वाले हैं. यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये है कि हम पूरी अर्थ की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक छोटे से कंटेनर की बात कर रहे हैं और कंटेनर के अंदर भरी हुई है आइस और ये आइस मेल्ट हो जाएगी. और हमें इसमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, हमें बस खाली इतना बताना है कि ये आइस मेल्ट होने के बाद इस कंटेनर के अंदर का पानी का जो लेवल है वो राइज होगा, गिरेगा, सेम रहेगा, क्या होगा वो अपने को बताना है. यू कैन सी कि ये इनिशियल लेवल था, मेल्टिंग के बाद क्या होगा ये अपने को बताना है. एंड लेट मी टेल यू दिस राइट एट द बिगिनिंग कि जो कॉमन जनरली आंसर आता है, मैंने भी जब पहली बार ये प्रॉब्लम लगभग 20-25 साल पहले देखी थी तो मेरा सबसे पहला आंसर ये था, बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया था कि हाँ भाई पानी का लेवल तो राइज होगा. लेकिन लेट मी एश्योर यू कि ये आंसर गलत है, राइज तो बिल्कुल नहीं होगा. अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम भी देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं. देखो यहाँ पे आप ये देखो, इसको एनालाइज करने के लिए आप एक आइडिया ये लगा सकते हो. देर आर मेनी वेज ऑफ एनालाइजिंग दिस प्रॉब्लम बाय द वे, बट एक जो मुझे पसंद है तरीका वो बड़ा सिंपल सा छोटा सा आर्ग्यूमेंट है जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होते हैं. सी आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करो कि आप ये मार्क कर लो सबसे पहले तो कि आइस का जितना पार्ट डूबा हुआ है उतना बड़ा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसने पानी के अंदर उतना बड़ा गड्ढा बना रखा है. यू विल सी कि पानी के अंदर ये जितना मैं अभी पार्ट ग्रीन कलर से शेड करके दिखा रहा हूँ, आइस ने पानी के अंदर इतना बड़ा गड्ढा ऑलरेडी बना रखा है. अब आपको ये मालूम है कि आइस की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है. तो आइस जब मेल्ट होके पानी बनेगी तो ज़्यादा डेंस हो जाएगी, मतलब सिकुड़ेगी. तो जब तक आइस आइस थी तब तक अपने को पता है कि भाई इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है पानी में. लेकिन जब ये आइस पानी बन जाएगी तो ये सिकुड़ जाएगी. अब सिकुड़ जाएगी तो इसका मतलब है कि अब इतना वॉल्यूम तो नहीं होगा. इस आइस को मेल्ट होने से जो पानी बनेगा उसका वॉल्यूम वैसे तो कम होगा. तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो वो इस गड्ढे को पूरी तरीके से वैसे तो फिल कर नहीं पाएगी. यू विल सी कि इट विल बी समवॉट लाइक दिस. लेकिन यू विल ऑल्सो सी कि ऊपर भी आइस है जो फ्लोट कर रही है, ये भी मेल्ट होगी. अब ये मेल्ट होके इस गड्ढे को, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है, ये पूरा का पूरा अमाउंट मिलके जितना पानी बनाएगा वो पानी अगर इस गड्ढे को एग्जैक्टली भर देता है तब तो आप ये कह सकते हो कि जो ओवरऑल लेवल है वो ना तो राइज होगा ना फॉल होगा. लेकिन अगर मान लो सपोज इस पूरी की पूरी आइस को मेल्ट करके जितना पानी बनता है उसका वॉल्यूम इस गड्ढे से, गड्ढे को हम जनरली डेल्टा वी से हमेशा से डिनोट करते आ रहे हैं, तो गड्ढे के वॉल्यूम को अगर मान लो मैं डेल्टा वी बोल देता हूँ, तो जितना पानी बनेगा आइस मेल्टिंग से उसका वॉल्यूम अगर डेल्टा वी से ज़्यादा होगा तो पानी का लेवल राइज होगा, कम होगा तो पानी का लेवल फॉल होगा, और इक्वल होगा तो पानी का लेवल एग्जैक्टली सेम रहेगा. तो हम यहाँ पे अब इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं. सी अगर मान लेते हैं कि पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम वी नॉट था, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन. पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम वी नॉट था, तो यू नो वेरी वेल दैट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज इज सिंपली इक्वल टू रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड, दैट इज रो आइस अपॉन रो वाटर इन दिस पर्टिकुलर केस. तो इसका मतलब है कि आप एक चीज़ तो बोल सकते हो कि जो गड्ढे का वॉल्यूम है ये है टोटल वॉल्यूम इंटू रो आइस अपॉन रो वाटर. ठीक है, एक चीज़ तो ये लिख लेते हैं.
और अब हमें ये निकालना है कि ये कंप्लीट जितनी आइस है ये अगर पानी बन जाएगी तो उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा ये निकालना है, और उसको हम इस गड्ढे के वॉल्यूम से कंपेयर करने वाले हैं। तो अब आप देखो कि कंप्लीट जो आइस है उसका वॉल्यूम है वी नॉट, और हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो कंप्लीट जो आइस है उसका वॉल्यूम अगर ये है तो इसका मतलब है कि रो आइस इंटू वॉल्यूम कर दोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ आइस, और मास ऑफ आइस विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर दैट विल बी क्रिएटेड बाय मेल्टिंग दिस आइस। हमें कितने पानी के बारे में हमारा कंसर्न है? हमारा कंसर्न ये है कि इस आइस को मेल्ट करके जो पानी बनेगा हम उसकी वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो उस पानी का जो मास होगा वो हम निकाल सकते हैं ऐसे। एंड फर्दर यू कैन सी कि किसी भी चीज़ के लिए, वाटर के लिए भी मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हो। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अब जरा इसको और इसको अगर आप इक्वेट कर दो तो यू कैन से कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज क्रिएटेड विल बी वी नॉट इंटू रो आई बाय रो डब्ल्यू। कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2, कि जितनी आइस है उस आइस को मेल्ट कर दिया आपने, और उस आइस को मेल्ट करने से जो पानी बनेगा उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा वो हमने लिख लिया है ऐसे। एक बात और, हमारा अब जो कोर आर्ग्यूमेंट था उस कोर आर्ग्यूमेंट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बिकॉज दैट कोर आर्ग्यूमेंट इज वेरी पावरफुल बट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू कैच इन द बिगिनिंग। हमारा कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि ये पूरी की पूरी जितनी आइस है, इफ यू लुक एट द स्क्रीन, इस पूरी की पूरी आइस को मेल्ट करके मान लो 10 लीटर का पानी बनता है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये गड्ढा है, पानी की सरफेस के अंदर जो गड्ढा हमने कर रखा है पानी को डिस्प्लेस करके, इस गड्ढे का वॉल्यूम अगर मान लो लेट अस से 9 लीटर था सपोज, ठीक है, लेट मी राइट दैट ऑल्सो। इस गड्ढे का वॉल्यूम मान लो 9 लीटर था और पानी बन गया 10 लीटर का। तो ये 10 लीटर में से जो 9 लीटर का पानी है ये तो सबसे पहले इस गड्ढे को भरी देगा, और 1 लीटर का जो बचेगा वो लेवल को बढ़ा देगा। लेकिन और इसी तरीके से अगर मान लो सपोज ये 10 लीटर नहीं होता, ये अगर 8 लीटर का पानी बनता तो इसी आर्ग्यूमेंट का उल्टा हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग बात देखो कि जो डेल्टा वी है, गड्ढे का जो वॉल्यूम है वो भी वी नॉट रो आई बाई रो डब्ल्यू है, और जो पानी बना है आइस की मेल्टिंग से उसका भी वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है। तो ये बड़ी बढ़िया कोइंसिडेंस है, मतलब कोइंसिडेंस नहीं, फिजिक्स है बेसिकली वैसे तो, लेकिन ये बड़ी बढ़िया फिजिक्स वाली कोइंसिडेंस आप कह सकते हो कि अल्टीमेटली ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जितना गड्ढा था पानी की सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली उतना ही पानी बनेगा वॉल्यूम वाइज, और वो उसको बिल्कुल बढ़िया एग्जैक्टली लेवल पे लेके आ जाएगा। तो देयरफॉर पानी का लेवल सेम रहेगा अगर आइस इसके अंदर पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है, विच समटाइम्स साउंड्स वेरी सरप्राइजिंग इन द बिगनिंग, खासकर अगर आपने ये प्रॉब्लम पहली बार देखी है, ये रिजल्ट अगर आपने पहली बार सुना है। अगर मान लो आपने 8th 9th 10th में भी कुछ प्रिपरेशन करी थी और वहाँ पे आपने रिजल्ट देखा हुआ था तो अलग बात है, बट जब भी आपने पहली बार ये रिजल्ट पढ़ा सुना होगा तो आपको थोड़ा जरूर सरप्राइजिंग लगा होगा, बिकॉज दिस इज टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट वी लिसन डे टू डे लाइफ की ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका वगैरह की आइस पिघलेगी और उससे लेवल्स बढ़ जाएंगे। अब उसको और इसको दोनों को आप देख लो, वो दोनों केसेस ये लगे, दोनों कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जो ये आइस का पीस था ये पानी के अंदर फ्लोट कर रहा था, जो पोल्स के ऊपर वगैरह जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट नहीं कर रही है। ठीक है, मानता हूँ बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल वगैरह में आप अंटार्कटिका में देखोगे तो नीचे जमीन नहीं है, वहाँ जमीन है, वो प्रॉपर कॉन्टिनेंट है, जमीन है, और उस जमीन के ऊपर लेवल बना हुआ है इसका, आइस की बड़ी मोटी मोटी लेयर्स बनी हुई हैं, तो वो पिघल के नीचे आती हैं, वो फ्लोट नहीं कर रही होती वहाँ पे। अगर एक फ्लोटिंग आइसबर्ग को अगर आप देखते हो, फ्लोटिंग आइसबर्ग अगर मेल्ट हो जाता है तो ओशन के लेवल के ऊपर इस हिसाब से देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जमी हुई आइस है किसी भी जमीन के ऊपर अगर एक्स्ट्रा आइस की लेयर है वो मेल्ट करके पानी में जाएगी तब तो ऑब्वियसली पानी का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ध्यान रखना वो केस अलग है और ये केस बिल्कुल अलग है। और एक छोटा सा बट बड़ा प्यारा सा रूल आ जाता है कि अगर किसी ग्लास के अंदर आपने आइस पानी भरा हुआ है और उसके अंदर मेल्टिंग आइस रख दी है, आप चाहो तो उसको आराम से घर पे भी करके देख सकते हो। एक कांच का ग्लास लो, उसके अंदर पानी आइस का ये कॉम्बिनेशन कर दो, एक मार्कर से आप एक बाहर हल्का सा मार्क लगा दो, परमानेंट मार्कर मत यूज़ करना अदरवाइज योर मॉम विल कॉल मी देन। तो एक मार्कर से आप एक बाहर मार्क लगा दो, और मार्क लगाने के बाद आप थोड़ी देर वेट करके देखो, जब मेल्टिंग हो जाएगी तो यू विल फाइंड कि अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल रहेगा इवन आफ्टर द आइस हैज़ मेल्टेड। अब मैं अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये रियल लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें और हो जाती हैं। रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत थर्मल एक्सपेंशन का भी इफेक्ट आ जाएगा। भी पानी जो आपने भरा होगा
वो बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फिर भरोगे नहीं। टैप वाटर लोगे लेट से 20 डिग्री सेल्सियस का, उसके अंदर आइस डालोगे तो वो 20 डिग्री सेल्सियस के पानी का टेम्परेचर भी आइस नीचे करेगी, तो उसकी वजह से भी थोड़े बहुत इफेक्ट्स आएंगे, बट वो माइनर से इफेक्ट आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। मोटे मोटे तौर पे ये ध्यान रखना कि पानी का लेवल अनचेंज रहता है अगर आप आइस को उसके अंदर मेल्ट हो जाने देते हो, लाइक दिस। एक कोर बेसिक आइडिया तो ये है। अब लेकिन देखो, जेई वाले बड़े पुराने शातिर खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि ये जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट कई बच्चों ने समझाओ या ना समझाओ, ये याद सब जरूर करके आते हैं। टीचर्स भी अल्टीमेटली याद तो करवा ही देते हैं रिजल्ट, तो ये रिजल्ट उन्हें पता है कि अगर एज इट इज पूछेंगे तो बच्चे बिल्कुल छक्के चौके लगा देंगे और फ्री के मार्क्स पड़ जाएंगे। तो दे डोंट वांट दैट, ऑब्वियसली उनको चाहिए कि आपने फंडा समझा या नहीं समझा है, तो वो थोड़ा सा इस स्टोरी को और आगे लेके जाते हैं। इसके लॉजिक को अगर आप समझ गए हो तो इसके वेरिएशंस को भी आप हैंडल कर लोगे। जैसे अब आप देखो, जेई में दूसरा काम में लोग क्या करते हैं कि ये आपको कभी कभी इसके, एज आई वाज सेइंग, इसके कुछ वेरिएशंस देते हैं। अब जैसे एक वेरिएशन ये होता है कि ये आपको प्योर आइस के ऑब्जेक्ट को फ्लोट नहीं करवाते। आइस का पीस फ्लोट कर रहा है पानी में, लेकिन मान लो सपोज कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उसके अंदर कुछ आयरन के पीसेस हैं, ठीक है। ऐसे अब आयरन पिंक नहीं होता इस तरीके से, पिंक वॉयलेट नहीं होता है, बट ठीक है, कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो सपोज स्टोन्स हैं, आयरन है, कोई भी मेटल है, कुछ मेटल के पीसेस इस आइस के अंदर दबे हुए थे, और ये आइस का जो पूरा ऑब्जेक्ट था ये पूरा का पूरा फ्लोट कर रहा था इस तरीके से। और इस समय शुरू शुरू में जो पानी का लेवल था वो ये था। और क्वेश्चन वही पुराना है कि अगर मान लो सपोज अब आइस पूरी की पूरी मेल्ट हो जाती है और ये स्टोन के, मेटल के पीसेस वगैरह, ऑब्वियसली मेल्टिंग के बाद ये सारे के सारे पीसेस ऐसे नीचे सेटल हो जाएंगे बॉटम पे, तो सब कुछ हो जाने दो, सारी मेल्टिंग वेल्टिंग हो गई है, सब मामला खत्म हो गया है। क्वेश्चन ये लोग ये पूछते हैं कि भाई अब बताओ कि इस केस में पानी का लेवल बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, क्या होगा। मान लो सपोज अब इस केस में अपने को ये सब निकालना है, तो देखो हम सेम लॉजिक लगाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा और घुमा फिरा के, थोड़ा सा और केयरफुली इसको लगाने वाले हैं। सी, सबसे पहले तो आप देख लो कि आयरन का एक पीस हो या 100 पीस हो, अल्टीमेटली रूल तो सेम, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो लेट मी नॉट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स मच। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आयरन का एक ही पीस ले लेता हूँ। मान लो ये आपका आयरन का पीस था, यो। सी, पहली बात तो क्या होगा कि आयरन का पीस अगर आप बर्फ़ के अंदर लगाओगे तो बर्फ़ को वो कुछ एडेड वेट देगा, भारी हो जाएगी चीज़, मास ज़्यादा हो जाएगा। अब मास ज़्यादा हो जाएगा तो ऑलरेडी ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मली जितना आइस डूबने वाली थी उससे ज़्यादा डूबेगी, और अगर ज़्यादा डूबेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नीचे हम बोल रहे थे कि पानी की सरफेस में जो खड्डा बनेगा वो दैट खड्डा विल बी बिगर। कौन सा खड्डा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है। तो अब आगे देखते हैं कि अपना आर्ग्यूमेंट क्या बनता है। सी, अब आर्ग्यूमेंट हम इसका बड़ा केयरफुली एक आर्ग्यूमेंट बनाने वाले हैं। सी, लिसन वेरी केयरफुली टू दिस आर्ग्यूमेंट। मान लेते हैं सपोज, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हम उल्टा जाते हैं। हम मान लेते हैं कि इस मटेरियल के अंदर, अपना जो आइस है, इस आइस के अंदर कोई भी आयरन वायरन का पीस था नहीं। मान लो मैं आर्ग्यूमेंट ऐसा देता हूँ कि पूरी की पूरी प्योर आइस थी, और प्योर आइस के केस में तो आपको मालूम ही है कि पानी का लेवल विल रिमेन सेम इफ इट मेल्ट्स कंप्लीटली। तो मान लेते हैं शुरू में कि ये पूरी की पूरी प्योर आइस थी, और हम बस इसके अंदर एक थोड़ा सा रीजन, ये जो मैंने व्हाइट कलर से आपको यहाँ पे रीजन दिखाया है, हम इसके अंदर कोई एक्चुअली आयरन का पीस नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर के थोड़े आइस के ही पीस को मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ, अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आइस का ये पीस है, इस पीस का मास मान लो m0 है, कुछ m0 मास के आइस के पीस को मैं अलग से सेग्रीगेट कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। सपोज मान लो पिंक कलर की डाई लगा देता हूँ मान लो सपोज उसमें, तो ये आइस का एक पीस है जिसको मैंने अलग से डिमार्केट कर लिया है। अब अगर मैं इस आइस के पीस को हटा देता हूँ और इस आइस के पीस की जगह अगर मान लो मैं सेम मास का एक स्टोन या आयरन का पीस लगा देता हूँ, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्ग्यूमेंट है। तो अगर मान लो मैं इस आइस मास की जगह, इसका मास m0 था इसका, तो आइस इतनी हटा देता हूँ और उसकी जगह m0 मास का ही एक आयरन का पीस लगा देता हूँ सपोज। तो यू कैन इजीली सी कि अब आयरन का पीस अगर लगाओगे तो आयरन की डेंसिटी तो मास आइस से ज़्यादा है। तो अगर सेम मास का अगर आप एक आयरन का टुकड़ा लेके आओगे तो वो, उसका जो वॉल्यूम होगा, वो ब्लू वाला जो वॉल्यूम होगा, ये वाइट वाले वॉल्यूम से कम होगा, नंबर 1। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खाली स्पेस रह जाएगी, और ब्लू कलर का थोड़ा सा स्टोन है जो अपना अंदर रहेगा। एक बात। दूसरी चीज़ आप देखो
कि अगर आपने अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन मान लो 2 kg ऑफ आइस को आपने 2 kg ऑफ स्टोन से रिप्लेस कर दिया है, तो वजन अगर उतना ही, वेट आपने उतना ही रखा है, लेकिन मटेरियल अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, तो आप देख लो बाहर की सरफेस को तो इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाहर की सरफेस तो एज इट इज रहेगी, बिकॉज अल्टीमेटली जो mg है वो सेम रहेगा, और अगर mg सेम है तो उसको बैलेंस करने वाला बॉइंट फोर्स भी सेम रहेगा, और बॉइंट फोर्स सेम रहेगा तो इसका मतलब है दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस विल ऑल्सो बी सेम। इन अदर वर्ड्स, ये अगर आप कलाकारी करोगे कि मास को, आइस को अगर आप सेम मास के आयरन से रिप्लेस कर दोगे, तो ये जो डेल्टा वी होता था, ये डेल्टा वी तो सेम रहेगा। और अब मैं आर्ग्यूमेंट लेके कहाँ जा रहा हूं, अब आप देखो फाइनल मास्टर स्ट्रोक आने वाला है भी। हमारा आर्ग्यूमेंट अब इस तरीके से आ रहा है कि अगर मान लो सपोज आप ये नहीं करते, तो ये सारी की सारी जो आइस थी ये इस गड्ढे डेल्टा वी को भरने वाली थी, लेकिन अगर आप ये कर दोगे तो गड्ढे का साइज तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपने आइस कम कर दी है। अब अगर आइस कम कर दी है, ये जो व्हाइट वाला जो रीजन है, इस व्हाइट वाले रीजन के अंदर की आइस आपने पूरी निकाल ली है, तो अगर आपने आइस कम कर दी है लेकिन गड्ढा उतना ही बढ़ रखा है, तो जब ये आइस मेल्ट होकर पानी बनाएगी तो वो पानी इस गड्ढे को पूरी तरीके से भर नहीं पाएगा। इन अदर वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बनेगा वो डेफिनेटली लेस देन डेल्टा वी होगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन स्टोन भी तो है यहाँ पे। लेकिन आप देख लो कि स्टोन का भी अगर आप वॉल्यूम देखोगे, मानता हूं स्टोन का भी वॉल्यूम रहेगा, बिकॉज स्टोन इज फाइनली गोइंग टू सिंक, लेकिन स्टोन का भी वॉल्यूम अगर आप देखो, सिंस द डेंसिटी ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यू कैन इजिली सी कि ये वाली जो आइस है, जितनी आइस आप निकाल के रिप्लेस करते हो, ये आइस मेल्ट होके जितना पानी बनाने वाली थी उसके वॉल्यूम से स्टोन का वॉल्यूम कम रहेगा। तो देयरफॉर अगर इसके अंदर आप वॉल्यूम ऑफ स्टोन ऐड कर देते हो तो भी ये टोटल डेल्टा वी से कम रहने वाला है। नोट केयरफुली कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस, अगर मान लो मैं ऐसा करता कि वॉल्यूम ऑफ दिस वाइट कलर जो आइस है, वाइट वाला जो पार्ट है, उससे जितना पानी बन रहा है, इन दोनों का अगर सम लेता तो ये डेल्टा वी के बराबर होता, लेकिन स्टोन की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। इस वजह से अब आप फाइनली बोल सकते हो कि ये इनइक्वालिटी ही बैठेगी। इन अदर वर्ड्स, अब जो टोटल चीज़ बनेगी वो गड्ढे को भर नहीं पाएगी, और अगर गड्ढे को भर नहीं पाएगी तो यू कैन इजीली सी कि अब साइड से थोड़ा सा पानी आएगा, और साइड से पानी आके अगर गड्ढे को भरेगा तो ओवरऑल लेवल क्या होगा, ओवरऑल लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात है। तो ये बड़ा फाइन सा आर्ग्यूमेंट है। नोट वेरी केयरफुली कि मैं कोई मैथमेटिक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। डम टाइप के मैथमेटिक्स यूज़ करके इक्वेशंस बना के चीज़ें प्रूव करी जा सकती हैं, और वो कई बार थोड़ी सी आसान भी लगती हैं क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार आप थोड़ा सा सोच समझ लो, आर्ग्यूमेंट को पकड़ लो, तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आप बिना किसी कैलकुलेशन के विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को पकड़ने में जरूर थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, पेशेंस भी लगता है। बार बार सेम लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को आपको शायद 3-4 बार सुनना पड़े, खुद से भी थोड़ा सोचना पड़े। बट एक बार अगर आप ये आर्ग्यूमेंट पकड़ लेते हो तो ट्रस्ट में मज़ा बहुत आता है, और एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम्स फिर आपको सेकंड्स के अंदर फटाफट सॉल्व हो जाती हैं। आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। मैं एक बार इस आर्ग्यूमेंट को रिपीट कर देता हूँ। देखो, मुझे पता है कि इस आर्ग्यूमेंट को, अजीब सा आर्ग्यूमेंट है, सुन के बच्चे शुरू में तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक बार शॉर्ट में आर्ग्यूमेंट को रिपीट करता हूँ। देखो, आर्ग्यूमेंट क्या था अपना? आर्ग्यूमेंट अपना ये था कि अगर मान लेते हैं सपोज सबसे पहले कि कोई स्टोन वोन कुछ नहीं है, सिंपल प्योर आइस तैर रही थी, तो प्योर आइस को लेके पानी के अंदर एक गड्ढा बना हुआ था, गड्ढे का वॉल्यूम लेटर से डेल्टा वी था, और हमें पता है कि प्योर आइस अगर मेल्ट होगी तो ये पूरे के पूरे इस गड्ढे को भरने वाली है। ठीक है, अब जितना आपने बीच में आइस को अलग से डिमार्केट किया है, इस आइस को मेल्ट करते हो, अगर आप अलग से इस आइस को मेल्ट करते हो और इससे जो पानी बनता है उसके वॉल्यूम को मैं V1 बोल देता हूं, और जो रिमेनिंग आइस है, इस रिमेनिंग आइस की मेल्टिंग से जो पानी बनता है इसके वॉल्यूम को अगर मैं V2 बोल देता हूं, तो हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर सब आइस ही आइस है तो इसके द्वारा बनाए गए पानी का वॉल्यूम खड्डे को एग्जैक्टली भरता है। तो ये रिजल्ट तो हम पिछले बार, अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले देख ही चुके हैं। ठीक है, यहां तक तो सिंपल आर्ग्यूमेंट है। अब इसके बाद का आर्ग्यूमेंट ये कि अगर मान लो सपोज मैं जितने आइस को मैंने डिमार्केट किया था उस आइस को मैं हटा देता हूं, और उस आइस की जगह यू कैन, इफ यू लुक केयरफुली, मैंने ब्लैक कलर का, अगर मान लो एक छोटा सा आयरन का पीस रख देता हूं इस तरीके से, तो ये जो आयरन का पीस होगा
ऑब्वियसली दिस विल बी काइंड ऑफ स्मॉल इन साइज। इस पीस का मास अगर मैं अपनी इस आइस के बराबर ही रखता हूँ तो इस पूरे के पूरी ऑब्जेक्ट का वेट सेम रहेगा। दैट मीन्स इसको बैलेंस करने वाला जो बॉइंट फोर्स है वो बॉइंट फोर्स भी सेम रहेगा। और अगर बॉइंट फोर्स सेम रहेगा तो इसका मतलब है कि ये पानी का जो ओवरऑल डिस्प्लेस्ड वाटर था जो टोटल ओवरऑल ये अल्टीमेटली सेम ही रहेगा। तो पहली चीज कि अगर मैं आइस के इस पर्टिकुलर पीस को स्टोन से या आयरन से रिप्लेस कर देता हूं तो ये डेल्टा वी तो सेम ही रहने वाला है, पानी में उतना ही बड़ा गड्ढा भी बनेगा। एक बात, लेकिन अब जब आइस मेल्ट होगी तब क्या होगा वो देखो, यू विल सी कि जो ये रिप्लेसमेंट में कर रहा हूं वो रिप्लेसमेंट तो खाली इतने रीजन में कर रहा हूं, ये तो सेम ही रहेगा। बाहर वाली अगर आइस सेम रहेगी तो उसको मेल्ट करके बनने वाला जो पानी है वो पानी भी सेम रहेगा। लेकिन दिक्कत यह आएगी कि अब आपने अंदर वाली आइस तो हटा दी है, तो अंदर वाली आइस को मेल्ट करने से जो पानी बन रहा था दैट पानी विल नॉट बी देयर, और उस पानी को आप हटा दो और उस पानी की बजाय खाली स्टोन का छोटा सा वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन इसके अंदर ऐड होगा। दैट इज इट। एंड यू कैन क्लियरली सी कि स्टोन की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, तो जो पानी बनने वाला था उससे छोटा होगा साइज में स्टोन। अगर स्टोन साइज में छोटा होगा तो देयरफॉर ये दोनों को टोटल मिला दोगे तो ये इक्वल टू नहीं हो पाएंगे बिकॉज डेल्टा भी तो इसके इक्वल था। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो V स्टोन इज डेफिनेटली लेस देन V1। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे समस्या ये आएगी कि गड्ढा बड़ा था और जो आपको फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है सारी चीज़ों का वो छोटा है। दैट मीन्स गड्ढा पूरी तरीके से भर नहीं पाएगा और उसको भरने के लिए साइड से पानी को आना पड़ेगा, पानी का ओवरऑल लेवल कम हो जाएगा, ये बात है। तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट। एंड आई विल से कि यहाँ पे आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसमें खुद सोच लो। कई बार मैंने देखा है जो मेरे बिल्कुल टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ें होती हैं वो कई बार अपने टीचर से बेटर आर्ग्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं। और तो यहाँ पे आई वुड से कि आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले तो मेरा आर्ग्यूमेंट समझ लो सो दैट यू आर एटलीस्ट सेफ कि आपका आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट तो क्लियर है। बट फिर भी अगर और कुछ अच्छा आर्ग्यूमेंट आता है जो कि लॉजिकल है जिससे इस तरह के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मैथमेटिक्स कम है, फ्री थिंकिंग वाला क्वेश्चन, और इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी आराम से दिखा सकते हो। और आगे चलते हैं, एक और केस लेके चलता हूँ मैं आपको एक और केस की तरफ। सी, हमने पिछले केस में तो क्या किया था कि जो बर्फ था उसके अंदर मैंने ऐसे पार्टिकल्स छोड़ दिए थे जिनकी डेंसिटी हाई थी, आयरन स्टोन टाइप के पार्टिकल्स छोड़ दिए थे। तो हमने देखा था कि पानी के लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा था। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो बहुत कॉमन फिनोमेना होता है कि पानी के अंदर आइस के अंदर बबल्स तो छूट ही जाते हैं। तो मान लो अब की बार जो मैंने आइस का पीस तैराया है, इस आइस के पीस के अंदर ये वाइट वाइट कलर से जो मैंने दिखाया है ये मान लो बबल्स हैं, एयर के पॉकेट्स हैं, कैविटीज जो भी बोलना चाहो, इसके अंदर कुछ कैविटीज छूटी हुई हैं। कैविटीज उसको हल्का कर देंगी वगैरह वगैरह। और इसके बाद अगर मान लो ये फ्लोट कर रहा है, क्वेश्चन वही है कि अब अगर मान लो पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती है तो फिर फाइनली पानी का जो ये लेवल था इस लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तीन ऑप्शंस मैं आपको एज इट इज देता हूं कि ये पानी का लेवल फॉल होगा या सेम रहेगा या राइज करेगा। ऑब्वियसली तीन ही ऑप्शंस हो सकते हैं। और इसमें सबसे पहले अब स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट हो कहते हैं सर ठीक है हम समझ गए, बिकॉज पिछले वाले क्वेश्चन में आपने अंदर हायर डेंसिटी के पीसेस रखे थे तो पानी का लेवल फॉल हो रहा था। अब यहाँ पे जो कैविटीज बनी है उसको आप एक तरह से लोअर डेंसिटी के पीसेस की तरह बोल सकते हो। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो पानी का लेवल राइज होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखो अगर इतना सिंपल होता तो मैं तीसरा वाला केस लेता ही नहीं, आपको पिछली स्लाइड में ही बोल देता कि हाँ इसका उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। और क्या आर्ग्यूमेंट है इसका, देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आई विल से कि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा उस आंसर को खुद से जस्टिफाई करने की कोशिश करना। कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज यू कैन हैव अ लुक एट माय आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, जिसमें एयर पॉकेट्स छोटी होती हैं आइस के अंदर। इस तरह की सिचुएशन में अगर मेल्टिंग हो जाती है तो इट कैन बी शोन दैट कि ये पानी का लेवल वापस सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल राइज हो जाएगा, राइज वाइज नहीं होता है, पानी का लेवल सेम रहता है। ये इसका आंसर है। और आपने अब तक थोड़ा सा सोच लिया होगा, और मेरा आर्ग्यूमेंट जो है मेरे पास है बहुत सिंपल सा सीधा सा तरीका है इस चीज़ को प्रूव करने का। देखो हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें तीन तीन चार चार कैविटीज़ लोगे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सबको जितनी कैविटीज़ हैं इन सबको मिला के मैं एक बड़ी कैविटी बना देता हूँ। और यू कैन ऑल्सो सी कि जो ये कैविटी है ये पानी में नीचे के साइड रहे या बीच में रहे, थोड़ा सा इधर रहे थोड़ा सा उधर रहे, ऊपर रहे, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ये सारी की सारी जितनी भी एयर भरी हुई थी अंदर,
इस सबको मिला के मैं एक सिंगल कैविटी बना देता हूँ बड़ी सी, और इसकी पोजीशन से भी ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी पोजीशन में बना देता हूँ बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से मैंने कैविटी बना दी है कि इसके ऊपर आइस की एक बहुत इनफाइनाइटसिमल पतली सी लेयर है, दैट्स इट। इस तरह से मैंने ऊपर सारे के सारी कैविटी की जितनी एयर थी उस सबको मैंने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, लाइक दिस, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि ये पूरी की पूरी चीज़ फ्लोट कर रही है, और हमें बेसिकली ये बताना है कि पानी के लेवल का क्या होगा अगर आप आइस को मेल्ट होने देते हो। आप आइस को 2 स्टेप्स में मेल्ट करो। इस सारी की सारी एयर को आप बिल्कुल टॉप पे ले आयो, और इसके ऊपर आप हमने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि आइस की बिल्कुल पतली सी, इनफाइनाइटसिमली पतली सी एक लेयर छोड़ दी हमने, और अब आप पूरी की पूरी आइस को साथ में मत मेल्ट करो। सबसे पहले मान लो इस पतली सी लेयर को मेल्ट हो जाने दो, एंड अब देखो अगर ये पतली सी लेयर मेल्ट हो जाएगी तो आइस तो क्या होगा, पतली सी लेयर को मेल्ट होने से जो पानी वानी क्रिएट होगा दैट पानी विल बी नेग्लिजिबल। लेकिन अगर ये आइस मेल्ट हो जाएगी ऊपर वाली पतली सी लेयर, तो पतली सी लेयर मेल्ट होने के बाद आपको ये चीज़ दिखेगी, यो आपको ये शेप दिखाई देगा, लेट मी हाईलाइट इट। आपको ये दिखेगा कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो गायब हो गया एक तरीके से, यहाँ तो मैंने एयर भर दी थी वैसे भी। आपको ये दिखेगा कि इतना आइस जो था वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा था, और अब इसके बाद अगले स्टेप में अगर ये आइस मेल्ट होता है तो पानी के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, यू नो वेरी वेल कि अब इसके अंदर तो कोई कैविटी बची नहीं है, और शुद्ध प्योर आइस के मेल्ट होने पे तो पानी का लेवल चेंज नहीं होता था, और अगर लेवल चेंज नहीं होता तो यहाँ पे भी लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लुक्स वेरी लाइक मच लाइक अ फ्रॉड काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट कि सर ये क्या कर दिया, एकदम से कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया आपने, तो फटाफट रिजल्ट आ गया, कुछ प्रूव हो गया। फर्जी तरीका नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल मेथड है, और इट्स अ वेरी स्मार्ट मेथड, बट इट्स परफेक्टली लॉजिकल, ठीक है। मैं चाहिए तो एक बार वापस बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जितनी भी कैविटीज़ थी इधर उधर की, 1 2 3 जितनी भी थी, इन सबको मैं कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ ऐसे ऊपर के साइड में, और इस तरीके से रखता हूँ कि जितनी भी कैविटी है उसके ऊपर एक इनफाइनाइटसिमली पतली लेयर आइस किया जाए। यू नो वेरी वेल कि ये करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं प्रॉब्लम में, बिकॉज कैविटीज़ इधर उधर हों या कहीं भी उनकी पोजीशन से तो फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं सारी कैविटीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके टॉप पे ले आता हूँ और उसके ऊपर पतली सी इनफाइनाइटसिमल सी लेयर लगा देता हूँ आइस की, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद अब जब मेल्टिंग करवानी है मुझे, तो मैं मेल्टिंग सारी आइस की इकट्ठे नहीं करवाता हूँ, मेल्टिंग में 2 स्टेप्स में करवा रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर थी ये हल्की सी, इसको मेल्ट करवा देता हूँ। अब अगर इसको मेल्ट करवा दूंगा तो पानी निकलेगा, लेकिन कितना पानी निकलेगा, ये तो इनफाइनाइटसिमली थिन लेयर थी, तो जो पानी निकलेगा दैट विल बी नेग्लिजिबल, उससे तो कोई लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि इस लेयर का ऊपर वाले पार्ट की मेल्टिंग करवाने से अब जो कैविटी थी वो कैविटी रहेगी नहीं, दैट कैविटी विल बिकम अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब आपको जो आइस का पीस बचेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, लेट मी अगेन मार्क इट प्रॉपरली। तो अब आपको जो आइस का पीस मिलेगा वो आइस का पीस ऐसा होगा, एंड यू नो वेरी वेल कि आइस का पीस छोटा हो या बड़ा हो, ऐसा है और वैसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्योर आइस है तो आपका पानी का लेवल अनचेंज रहेगा अपॉन मेल्टिंग। तो इस तरीके से बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, बिना किसी कम्बरसम आर्ग्यूमेंट्स के आप आराम से प्रूव कर सकते हो कि एयर बबल वाली जो सिचुएशन थी उसमें अगर मान लो मेल्टिंग हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी का लेवल फिर से 100% सेम रहेगा। और छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस, लेकिन मेंस है, बिटसैट है, दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से अगर आपको ये तीनों रिजल्ट्स याद हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा, बिकॉज कई बार तो इन तीनों में से किसी एक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 3 रिजल्ट्स कौन से हैं, प्योर आइस की मेल्टिंग से पानी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइस के अंदर अगर हाई डेंसिटी के पीसेस हैं कुछ, उस केस में मेल्टिंग होती है तो पानी का लेवल विल फॉल, और अगर एयर पॉकेट्स हैं उस केस में मेल्टिंग होती है तो पानी के लेवल के ऊपर फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 बेसिक केसेस तो आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ लेकिन अगर आप चाहो तो इसके वेरिएशंस कर करके इनफाइनाइट तरह की प्रॉब्लम्स बना सकते हो, और वो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली करेंगे तो जेई एडवांस वाले करेंगे, बिकॉज उन्हीं को इतना टाइम और इतनी पेशेंस और इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो इतने अलग अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चंस बना सकें। तो अब देखो इसमें मैं करने को कुछ भी कर सकता था। मैं ये कर सकता था कि ये जो आइस है ये प्योर वाटर की है और ये जो पानी है ये सॉल्ट वाटर है, मतलब इन दोनों की डेंसिटी में हल्की सी अलग अलग कर देता, या ऐसा कर देता कि इस आइस के अंदर ऑयल के कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ भी खिचड़ी बना सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज, आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्वियसली टेक अप ऑल दीज प्रॉब्लम्स हियर, बिकॉज वो सब तो अब आपको सोचना है, या एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में मैंने उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहाँ पे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ,
कि करने को इसमें इधर उधर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अगर कोर कंसेप्ट आप समझ गए हो तो इन सारे के सारे आइडियाज को, इधर उधर के क्वेश्चंस को, उसी कोर कंसेप्ट को ट्विस्ट एंड टर्न करके आप 100% सॉल्व कर सकते हो। बाकी इट इज इंपॉर्टेंट कि ये 3 रिजल्ट्स याद रख लो और कोर कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और लेके दिखा देता हूँ। चलो, ज़्यादा तो कुछ नहीं करूंगा, एक छोटा सा काम, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिसमें हम एग्जैक्टली कुछ रटे रटाए 2-3 सिनेरियोज नहीं देखेंगे। अब एडवांस वालों को जैसे मान लो क्वेश्चन देना है, नया क्वेश्चन बना के देना है आपको, कुछ इनोवेटिव सी चीज़ देनी है, तो दे कैन गिव यू समथिंग लाइक दिस। आप ये देखो कि मेरे पास अभी सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक आइस का क्यूब था। यू नो दैट आइस फ्लोट्स इन वाटर, लेकिन आइस की डेंसिटी ऑयल से कम होती है। ऑयल की डेंसिटी लगभग 0.8 के आसपास होती है ज़्यादातर ऑयल्स की। तो अगर आप ऑयल और वाटर दोनों डाल देते हो एक कंटेनर में, तो पानी नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर तैरेगा। और फिर उसमें अगर आइस का क्यूब डाल देते हो तो जो आइस है वो ऑयल के अंदर तो सिंक हो जाएगी, लेकिन पानी के अंदर फ्लोट करती रहेगी। तो इनका जो इंटरफेस होगा, जो इनका जंक्शन होगा, उस जंक्शन के ऊपर आइस का क्यूब जब तक मेल्ट वेल्ट नहीं हो जाता है तब तक अलग से आपको फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये मान लो अभी सिनेरियो अपने पास। अब उसके बाद हम पेशेंटली वेट करते हैं। ये जो दोनों लेवल्स थे ये मार्क करके रख लेते हैं। ऑयल का लेवल मार्क कर देते हैं पेन से, और पानी का लेवल मार्क कर देते हैं पेन से। दोनों के दोनों मार्कर से मार्क कर देते हैं और उसके बाद वेट करते हैं आइस के मेल्ट होने का। और 2 क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन ये है कि पानी का जो लेवल है, या चलो ऑयल की बात करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये ऊपर वाला ऑयल का जो लेवल था, ये ऑयल के लेवल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा मेल्टिंग का। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये पानी का जो लेवल है इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा मेल्टिंग का। ये दोनों चीज़ें अपने को निकालनी है। दोनों में से कोई भी लेवल फॉल कर सकता है, राइज कर सकता है, सेम रह सकता है। अब क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। सबसे पहले तो जो ऑयल का लेवल है उसको 1 बोल देता हूँ। ऑयल के लेवल को तो आप बड़े आराम से एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो इस आर्ग्यूमेंट को, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अल्टीमेटली ये आइस जब मेल्ट होगी तो आइस मेल्ट करके वाटर बनाएगी, और आइस जब वाटर बनाती है तो श्रिंक करती है। अब श्रिंक करती है तो आप देख लो कि ऑयल और वाटर के बीच में इतना बड़ा एक क्यूबिकल शेप का गड्ढा था ग्रीन कलर का। ठीक है, ये पूरा गड्ढा था जब तक ये आइस थी। अब आइस जब मेल्ट होगी और मेल्ट होकर जब पानी बनेगा तो पानी जो बनेगा उसका वॉल्यूम तो कम ही होगा, और अगर ये वॉल्यूम कम होगा पानी का तो ऑब्वियसली अंदर थोड़ा सा गड्ढा छूट जाएगा। अब गड्ढा छूट जाएगा तो उस गड्ढे को भरने का ही काम पानी भी करेगा, थोड़ा सा ऑयल भी करेगा। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो अंदर की चीज़ अगर सिकुड़ेगी तो टॉप लेवल जो होगा, एटलीस्ट वो टॉप लेवल तो आपका 100% बोल सकते हो कि नीचे ही आएगा। तो एक आर्ग्यूमेंट तो बहुत सिंपल सा है कि ऑयल का जो लेवल है ये तो डेफिनेटली नीचे आएगा व्हेन द आइस मेल्ट्स। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, सीधी सी चीज़ है। अब पानी के लेवल को देख लो। पानी के लेवल को मैं 2 बोल देता हूँ सपोज। अब पानी के लेवल का क्या होगा वो देखते हैं। सी, पानी के लेवल का जो लेवल है वो आप निकाल सकते हो बाय स्लाइटली फाइनर आर्ग्यूमेंट, नथिंग वेरी ग्रेट, बट लेकिन थोड़ा सा इससे तो एटलीस्ट बेटर आर्ग्यूमेंट था जो ऑयल के लेवल के लिए हमने देखा था। आप देखो इसको 2 स्टेप्स में देखो। पानी के लेवल की बात करनी है अगर आप, तो इसको 2 स्टेप्स में देखो। मान लो सपोज सबसे पहले कि अगर ये ऑयल नहीं होता, ठीक है, अगर ऑयल नहीं होता तो हमें पता है कि जो ये आइस है ये थोड़ी सी नीचे बैठती, बिकॉज अगर ऑयल नहीं होता तो आप ये कह सकते हो कि अगर ऑयल नहीं होता तो ऑयल वाले पार्ट का बॉइंट फोर्स नहीं होता, और अगर बॉइंट फोर्स नहीं होता तो सारा का सारा बॉइंट फोर्स पानी को ही लगाना पड़ता, दैट मीन्स ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होता। तो देयरफॉर अगर ऑयल नहीं होता तो ये जो आइस है ये आइस थोड़ा सा नीचे बैठी होती। एक्स्ट्रा गड्ढा जो, मतलब जो गड्ढा नॉर्मली बनता बिना ऑयल के, वो गड्ढा बनता आपका इतना। पूरा ब्लैक कर देता हूँ मैं। बिना ऑयल के अगर आप देखो तो ये गड्ढा बनता। और हमें पता है कि अगर सिंपल आइस फ्लोटिंग इन वाटर वाला सिचुएशन है और वहाँ मेल्टिंग होती है तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा जितना आइस होता है इसके मेल्ट होने से जो पानी होता है ये इस ब्लैक कलर के गड्ढे को एग्जैक्टली पूरी तरीके से भर देता है। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये सिचुएशन होती है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ऑयल भी डाल दिया है तो ऑयल डालने से क्या हुआ है अभी देखो। ऑयल डालने से ऑयल के बॉइंट फोर्स की वजह से ये आइस थोड़ा सा ऊपर चला गया है, एंड यू कैन इजीली सी कि दैट मीन्स कि अगर खाली अब ये लेवल है ऑयल भरने के बाद, ये लेवल है अगर मान लो आइस का, तो ऑयल भरने की वजह से आइस अगर ऊपर चली जाएगी तो ये ब्लैक गड्ढा जो मैंने नीचे दिखाया जिसको अभी मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये ब्लैक गड्ढा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा।
गड्ढा छोटा हो जाएगा लेकिन आइस तो उतनी है, तो उसके मेल्ट होने से पानी भी उतना ही बनेगा, और उतना ही पानी बनेगा तो वो छोटे गड्ढे को भरने के बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचेगा, जिसकी वजह से पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये बात है। तो चाहिए तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके आर्ग्यूमेंट को दोबारा सुन लो। ये आर्ग्यूमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं और शुरू शुरू में बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं कि यार हो क्या रहा है एकदम से, इससे तो रोटेशन आसान था, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप थोड़ा सा 2-3 बार सुनोगे, थोड़ा सा सोचोगे, एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट। तो आपको ये आर्ग्यूमेंट्स बड़े अच्छे भी लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू ट्विस्ट एंड टर्न देम, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी हैं जो ओरली सॉल्व हो जाएंगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा आइडिया बड़ा सिंपल सा था वाटर लेवल के लिए। वाटर लेवल इंक्रीज होगा, ये तो आंसर है, और हमने आंसर निकाला था कैसे, शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूं। हमने ये देखा कि अगर मान लो सपोज ऑयल नहीं होता तो ये आइस पानी के अंदर ज़्यादा गहरे बैठती, और ज़्यादा गहरे तक बैठती अगर मान लो तो बड़ा गड्ढा बनता, और उसको भरने के लिए पानी वैसे सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर ऑयल भर दोगे तो ऑयल के एक्स्ट्रा जो बॉइंट फोर्स होगा उसकी वजह से आइस थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, गड्ढा थोड़ा सा छोटा बनेगा, लेकिन आइस तो उतनी की उतनी है। तो गड्ढा छोटा है लेकिन उस आइस की मेल्टिंग की वजह से जो पानी बन रहा है वो तो उतना ही बनेगा, तो देयरफॉर वो पानी उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। थोड़ा सा पानी गड्ढे के ऊपर ओवरफ्लो करेगा और वो पानी के लेवल को इंक्रीज कर देगा। दिस इज हाउ यू कैन आर्ग्यू आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आप ये देख लो कि ये बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। इनमें आप देख लो कि इस पूरे के पूरे सेक्शन में मुझे पेन एंड पेपर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, जहां जहां चाहिए था थोड़ा बहुत मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो आपको मोस्टली पेन और पेपर के बिना इस तरह के क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अगर इनको आर्ग्यू करने का लॉजिक अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान भी होते हैं, एग्जाम में स्कोरिंग भी होते हैं और मजेदार भी होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिन बच्चों को इनका लॉजिक नहीं पता होता वो परेशान होते रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के छोड़ते हैं, डरते हैं इन क्वेश्चन से, अवॉइड मारते हैं। लेकिन अगर एज आई सेड कि इन चीज़ों को आप एक बार मास्टर कर लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कुछ थोड़ी सी थ्योरी थी इससे रिलेटेड कि पानी के अंदर अगर आइस मेल्ट हो रही है, फ्लोट कर रही है, मेल्ट हो रही है, तो उससे रिलेटेड पानी के लेवल वेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके हमने कुछ थ्योरी थोड़ी सी अभी यहाँ तक देखी है। पॉज।
चलो लेट्स मूव अहेड। फाइन, चलो भाई इस सेम कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको लेके दिखाता हूँ, न्यूमेरिकल एग्जांपल। सी अभी जो मैंने थोड़ी सी थ्योरी बताई थी, एक आध एग्जांपल भी लिया था, देवर ऑल आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाना पॉसिबल होता है इसमें। हालांकि अभी देखना इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो मे बी यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ लो, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर लो, और आंसर मैंने नीचे दे रखा है, इफ़ यू विश यू कैन मैच, ट्राई टू मैच दिस आंसर, और उसके बाद जरा इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलो, अब तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, और मे बी आंसर निकाल लिया होगा। इफ़ माई हेल्प इज़ रिक्वायर्ड तो एक बार जरा मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें, देखो सबसे पहले तो थोड़े से वेरिएबल्स वगैरह मार्क कर लेते हैं। देखो मार्क कर लेते हैं इसमें इस तरीके से कि अंदर जो अपने को आयरन का पीस दिया है, मान लेते हैं सपोज कि इसका वॉल्यूम V1 है, और जो आइस है इसका वॉल्यूम लेटस से V2 है। ठीक है, मान लो ये मार्क कर लेते हैं सपोज। अब आइस के वॉल्यूम से मेरा मतलब है कि जितना वाइट कलर का पार्ट है, हॉलो स्फीयर टाइप का जो होगा, उसका वॉल्यूम V2 है, आयरन का वॉल्यूम V1 है, एंड यू कैन इजीली सी कि V1 प्लस V2 मिला के आपका पूरा स्फीयर बनता है ऑफ रेडियस R। तो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो एक छोटी सी बात आप बोल ही सकते हो। डेंसिटीज आप देख लो, डेंसिटी आपको आइस की दी है, वाटर की तो हमें पता ही है 1000 होती है, और मेटल की डेंसिटी इन्होंने 5000 kg/m³ दी है। तो अभी देखते हैं, हमें अल्टीमेटली ये निकालना है कि पानी का लेवल कितना राइज होगा या फॉल होगा, जो भी हो, जो भी चेंज होगा वो हमें निकालना है। सी वी नो वेरी वेल कि पानी का लेवल फॉल होगा, बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड केस है फॉल होने का, जो अभी हमने देखा था। तो जितना भी फॉल होगा वो अपने को निकालना है। क्या करेंगे देखते हैं। सी ऑब्वियसली हमारे पास ये जो पूरा सिस्टम है आइस प्लस मेटल का, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम तो हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर किसी तरीके से हम ये निकाल लेते हैं कि मेल्टिंग हो गई पूरी की पूरी, और मेल्टिंग होने के बाद इन दोनों का मिला के टोटल वॉल्यूम कितना होता है, तो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस लेके हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ है। तो एक काम करते हैं, जरा फाइनल वॉल्यूम भी एक बार निकालते हैं। ये तो आपका इनिशियल वॉल्यूम था, अब फाइनल वॉल्यूम आप देखो इस पूरी चीज़ का। तो फाइनल वॉल्यूम में आप देख लो कि आइस की मेल्टिंग से जो आयरन वाला पार्ट है उसके वॉल्यूम के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो V1 ही रहेगा। और आइस की मेल्टिंग से जो वाटर बनेगा, इस वाटर का वॉल्यूम मान लो मैं बोल देता हूं V वाटर। तो इससे जो पानी बनेगा, इस पानी का वॉल्यूम अगर निकाल लेंगे तो हमें फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब आप देख लो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसका मतलब है, रफ कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा करते हैं राइट साइड में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1000। ठीक है, अब मास ऑफ वाटर कितना होगा, यू नो दैट कि अगर 10 kg आइस मेल्ट हो रही है तो 10 kg का ही पानी बनेगा। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ आइस, और मास ऑफ आइस कितना हो जाएगा, मास ऑफ आइस इज डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, एंड यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ आइस इज V2। तो ये अगर आप पुट कर देते हो, और डेंसिटी ऑफ आइस हमें पता है कि 900 हो जाता है, तो 900 बाई 1000 विल गिव यू 9/10 एंड सो ऑन। तो यू कैन ईजिली सी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बनेगा वो बनेगा आपका 9/10 V2। और थोड़ी सी एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये छोटी सी चीज़ आप डायरेक्टली कर लोगे, बिकॉज ये हमेशा का रिजल्ट है कि अगर पानी मेल्ट होता है, सॉरी आइस मेल्ट होती है, तो उसका 9/10 वॉल्यूम का वाटर बनता है। ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है विच विल ऑलवेज वर्क। सो अगर मान लो सपोज मैं इसको एक पुट कर देता हूँ, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस 9/10 V2। ये आपका फाइनल वॉल्यूम हो जाता है। और रफ वर्क हटा देते हैं, और ज़रा जो रिजल्ट निकाला है उसको एक सेकेंड के लिए देखते हैं। उससे हम एटलीस्ट ये निकाल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। सी चेंज इन वॉल्यूम हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप देख लो कि यहाँ पे ऐसा ही देख लो कि अगर ये फाइनल है और ये इनिशियल है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो V1 तो कट ही जाएगा, वो तो कटना ही था भाई, आयरन का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो वो तो कटेगा ही। तो अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा एक तरीके से
9/10 V2 minus V2 विच इज लाइक -1/10 V2। माइनस साइन आ रहा है, उसका मतलब है कि वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब है कि पानी का लेवल कम होगा, वो हमें ऑलरेडी पता था, तो हमारे जो आइडिया है उसके हिसाब से तो ये सही चल रहा है। और एक चीज़ तो ये आ गई, लेकिन फर्दर हमें ये नहीं चाहिए था कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, हमें ये चाहिए था कि लेवल में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो अब आप देख लो कि लेवल जो है, ये लेवल के हाइट के अंदर अगर जो फ़र्क पड़ता है वो होगा डेल्टा एच है। और हमें ये दिया है कि जो कंटेनर है वो पूरा का पूरा कंटेनर सिलेंड्रिकल है और इसका रेडियस 3r है। ये सब अगर मान लो आपको दिया है, तो अगर मान लो पानी के लेवल पे फर्क पड़ जाता है डेल्टा एच का, तो आप ये बोल सकते हो कि सिलेंड्रिकल वेसल का बेस एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। और डेल्टा एच अगर पानी का लेवल नीचे आ रहा है या चेंज हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि दिस वॉल्यूम कैन बी रिटन लाइक दिस। और इन दोनों को थोड़ा सा आप इक्वेट कर दोगे तो यू कैन सी हमें डेल्टा एच निकालना था। तो डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कम हो रहा है, दैट इज ओके। और बाकी हमें डेल्टा एच की वैल्यू अगर आप देखोगे तो डेल्टा एच की थोड़ी थोड़ी वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो गई है। और ये हो जाएगा -V2 डिवाइडेड बाय 30 पाई, सॉरी नॉट 30 पाई, होल स्क्वायर है, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 पाई r square। let's call this equation as equation 1। now don't be overjoyed because अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी एट द मैक्स 50% सॉल्व हुई है प्रॉब्लम। ये तो हमने ये निकाल लिया है कि कितना चेंज इन हाइट होगा, और ये हमने निकाला है V2 के टर्म्स में। दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज V1 V2 तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किए थे ना, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। तो ये हमें मिल गया है कि कितनी हाइट चेंज होगी, लेकिन अब ये V2 जो था ये हमें पता नहीं है, तो V2 को हमें किसी तरीके से निकाल के यहाँ पे डेफिनेटली डालना पड़ेगा। तो अब बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन मैं हटा देता हूँ, ये इक्वेशन 1 में छोड़ दूंगा, और अब आगे ये देखेंगे कि हम V2 को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है जो हमने अभी तक यूज़ नहीं करी है, जरा उसको भी देखो। यू विल सी कि इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी फर्स्ट लाइन में ही, कि ये जो पूरा का पूरा एम्बेडेड स्फीयर है ये जस्ट फ्लोट करता है। अब अगर कोई चीज़ जस्ट फ्लोट करती है तो इसका मतलब है कि या तो आप ऐसा कर दो कि उसकी एवरेज डेंसिटी पानी के बराबर हो जाएगी, या ये कर दो कि जो बॉइंट फोर्स होगा वो बॉइंट फोर्स अल्टीमेटली mg के बराबर हो जाएगा, एक ही बात है अल्टीमेटली। तो अगर ये काम कर देते हो, ये जो जस्ट फ्लोटिंग वाली जो इन्होंने डेटा दिया था, ये डेटा अभी तक हमने यूज़ किया नहीं है, इस डेटा को अभी यूज़ करके मैं इस V2 को कैलकुलेट करने वाला हूँ। ये हमारा आगे का गेम प्लान है। तो अब देखो, जस्ट फ्लोट करने का मतलब है कि मास ऑफ आयरन दैट इज M1 मास ऑफ आइस इंटू जी, यानी कि टोटल वेट ऑफ द एम्बेडेड स्फीयर, ये बॉइंट फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी आप देख लो, मास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की तो वैल्यूज ही चलो डालते हुए चलते हैं। डेंसिटी अगर आप देख लो तो मेटल की है 5000 और वॉल्यूम था V1, और आइस का डेंसिटी है 900, वॉल्यूम था V2। तो ये तो हो गया LHS। और बॉइंट फोर्स आप देख लो, बॉइंट फोर्स हमें पता है, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 1000 और वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब एंड सो ऑन। तो थोड़े से स्टेप्स बचा रहा हूँ मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ कैलकुलेशन में, बट होप दैट यू विल बी एबल टू कोप अप विद दैट। और इस इक्वेशन में बड़े जीरो दिख रहे हैं, वो सब कैंसिल वैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल होता है, तो यू विल गेट सम थिंग हियर। लिख लेता हूँ जरा मैं इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से। तो यू विल हैव 50V1 प्लस 9V2 इज इक्वल टू 40/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। ध्यान रखना कि हमें करना क्या है, हमें निकालना है V2 का वैल्यू। एसेंशियली हमें रेडियस r दिया है, r इज अ नोन क्वांटिटी, V2 एंड V1 आर अननोन क्वांटिटीज, तो हमें V2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। तो अभी ये जो इक्वेशन आई है, मे बी इफ यू वांट यू कैन जस्ट कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ये हमें बॉइंट फोर्स वाली कंडीशन से मिली है ये वाली इक्वेशन। और अब देख लो कि हो गया हमारा काम, ऑलमोस्ट हो गया, बिकॉज यू नो दिस कि V1 प्लस V2 के वैल्यू हमें पता है, V1 V2 में एक और इक्वेशन हमें पता है। तो अब आप देख लो कि इन दोनों इक्वेशन को घुमा फिरा के V1 को एलिमिनेट करके V2 निकालना ज़्यादा मुश्किल काम होगा नहीं। तो अब सिंपली ये कर सकते हो कि मे बी
ये वाली इक्वेशन जो थी, इस इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 50v1 और 50v1 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, v1 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, v2 जो है वो v2 आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस पाई आर स्क्वायर थिंग, और उसके बाद जो v2 आएगा उस v2 को आप यहाँ पे इस जगह पे पुट कर दोगे। एंड यू नो वेरी वेल कि मैं स्पून फीडिंग वाले डायरेक्शन में तो जाता ही नहीं हूँ, तो ये कैलकुलेशंस अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये सारे कैलकुलेशंस कर लोगे तो डेल्टा एच की ये फाइनल वैल्यू आपके पास 100% आ जाएगी। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा था कि आइस फ्लोटिंग इन वाटर है, उसमें एम्बेडेड पार्टिकल है, और इसमें हमें खाली वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, खाली सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा था कि बस खाली ये बता दो कि पानी का लेवल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो नहीं था। एग्जैक्ट पूछा था कि भाई नीचे जाएगा, वो तो सबको पता है, लेकिन कितना नीचे जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो करके भी आप इसमें देख सकते हो, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट ये थोड़े से लेंदी होते हैं, तो आई डोंट रियली एक्सपेक्ट कि वो मेंस में इतना लंबा क्वेश्चन पूछेंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन कैलकुलेशंस लेंदी जरूर है, तो वो उतना टाइम जनरली मेंस वगैरह में रहता नहीं है, बट एडवांस में डेफिनेटली वो इतने कैलकुलेशंस पूछ सकते हैं और आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। बट आई एम प्रेटी श्योर कि वो कोशिशें सारी की सारी नाकाम होगी, बिकॉज यू आर फ्लोइंग विद द लेक्चर, यू आर डूइंग प्रेटी वेल। और यहाँ तक ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो ये आइस फ्लोटिंग वोटिंग के क्वेश्चन तो आप 100% श्योरली बना लोगे।